Now we are going to solve the question from miscellaneous exercise on chapter 2. So look at this question number 1. The relation f is defined by fx is equal to x square and 3x. The condition is that when it is from 0 to 3 and 3 to 10. And there is second relation g is also given here, so that f is a function and g is not a function. So f is a function. So हमें f को show करना है, f एक function है, right? So in this question, let me write this function fx. So it is given in this form. fx x square के equal हो सकता है and fx may be equal to 3x. तो different situations में ये function change होता है. कब change होता है? जब x की value 0 से बड़ी या 0 के equal हो या 3 से छोटी या 3 के equal हो. तो ये function किसके equal रहेगा? x square के. और ये function change हो जाता है जब x की value 3 से बड़ी या 3 के इक्वल हो और 10 से छोटी या 10 के इक्वल हो, तब ये फंक्शन हो जाता है 3x. लेट मी एक्सप्लेन दिस सिचुएशन टू यू विद द हेल्प ऑफ द एरो डायग्राम, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी. सो लुक एट दिस, लेट मी ड्रॉ एन एरो डायग्राम. सो सपोज दिस इज x, यहाँ पे x की वैल्यू है इसके अंदर और यहाँ पे fx की वैल्यू इसके अंदर है, राइट? x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So these are the values of x given here, right? And the value of fx find करते हैं. fx की वैल्यू फाइंड करते हैं. So fx की वैल्यू फाइंड करने के लिए f0 हमें चाहिए, f1 फाइंड करना है, f2 फाइंड करना है. जब x2 होगा 3 पे क्या होगा? 3 पे हमें दो बार फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि x 3 के इक्वल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, राइट? सो 3 पे फाइंड करते हैं, 4 पे फाइंड करते हैं, 5 पे फाइंड करते हैं, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे. ओके 8 तक फाइंड करते हैं पहले. नाउ लुक एट दिस, f0. अगर f0 होगा तो कौन क्या लेंगे? फंक्शन को x स्क्वायर लेंगे क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है. f1 होगा तब भी हम लोग x स्क्वायर ही लेंगे क्योंकि इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है. 2 पे भी इसको ही लेंगे, 3 पे भी इसको लेंगे. तो x की वैल्यू जब 0 से 3 तक होगी तो वी यूज फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर. सो 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0 का स्क्वायर 0 आएगा. 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 आएगा. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. ठीक है. एक फंक्शन की वैल्यू अब देखिएगा चेंज होगा. जब फंक्शन 3 के इक्वल होगा तो फंक्शन हम लोग 3x भी ले सकते हैं. सो व्हेन x इज 3, सो 3 इंटू एक्स, एक्स को 3 लिया तो ये हो गया 9, राइट? जब 4 लेंगे तो हम लोग 4 के लिए फंक्शन को 3x ही यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर यूज नहीं करेंगे क्योंकि x की जब वैल्यू 3 से बड़ी होगी या 3 के इक्वल और 10 से छोटी या 10 के इक्वल तो हम लोग 3x ही यूज करेंगे. सो ये 3 टाइम्स हो जाता है. 3 4 जा 12 और यहाँ पे 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 एंड ये 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24 और f9 यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, f9 एंड f10. सो 9 3 जा 27 एंड 10 3 जा 30. सो देखिए अब एरो डायग्राम बनाते हैं. 0 का किससे रिलेशन होगा? जब x 0 होगा तो f कितना होगा? 0. 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 9, 3 होगा तो 9 और फिर 3 होगा तो फिर भी 9, 3 का 9 से. 4 का आएगा रिलेशन 12 के साथ, 5 का रिलेशन 15, लिख लेता हूं उनको 18, 21, 24, 27 एंड 30. लुक एट दिस, 6 का 18, 7 का 21, 8 का 24, 9 का 27 और 10 का 30. लुक एट दिस, इज इट अ फंक्शन? यस इट इज अ फंक्शन. ये फंक्शन है. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हर एक एलिमेंट से एक ही एरो जा रहा है. x के हर एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए, तो एक ही एरो जा रहा है. सो यस, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए के जो एलिमेंट है उनकी एक ही इमेज है. इमेज का मतलब सेट बी के एलिमेंट. तो जैसे इमेज का मतलब ये होता है जैसे 2 की इमेज हो गई 4, तो हर एक अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए. वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, राइट? सो वी कैन से दैट यस इट इज अ फंक्शन. ये फंक्शन है. So if you look at the arrow diagram, then it is clear to you it is a function. The reason is because every element, every x having only one and one image, having only one and one image.
x की केवल एक और एक ही इमेज है, सो दैट इज द रीजन, राइट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। लुक एट दिस सेकंड पार्ट g। इसको हमें प्रूव करना है इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इसको एरो डायग्राम बनाते हैं। सेम कंडीशन है, 0 से लेके 10 तक वैल्यूज हैं, और पिछले पार्ट में अगर देखेंगे आप 0 से लेके 10 तक मैंने लिए, इनके बीच की वैल्यूज भी आएंगी, बट आई हैवंट रिटर्न दैट वैल्यूज एंड दे आल्सो हैव द डिफरेंट इमेज, राइट। Look at this, 0 से लेके 2 तक. Let me draw the arrow diagram. So before that arrow diagram, let me find out the values here. So gx किसके इक्वल होगा? gx होगा x स्क्वायर के इक्वल, या gx को ले सकते हैं gx होगा 3x के इक्वल। दो डिफरेंट सिचुएशंस में gx की वैल्यूज होंगी, ठीक है। कब होगा? जब हम लोग g की वैल्यू 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, तब ये फंक्शन x स्क्वायर होगा। क्यों? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, इफ x इज बिटवीन 0 एंड, तो मैंने 0, 1 और 2 तीन ही नंबर लिए, इनके बीच के ऑल द रियल नंबर्स आर आल्सो देयर, बट आई हैवंट टेक इट हियर फॉर द सिंपलिसिटी टू अंडरस्टैंड इट। 0 और 2 होना चाहिए, इनके बीच के सारे नंबर होंगे, राइट। यहाँ पे देखिए 3x कब होगा? 3x होगा जब 2 से बड़ा या 2 के इक्वल और 10 तक होगा, तो यहाँ पे भी 2 होगा, g2। 3 ले लूं, यहाँ पे 4 ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा एंड 10 भी होगा, राइट। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज एट दिस डिफरेंट पॉइंट्स। x के डिफरेंट वैल्यूज पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए जब 0 होगा तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं मैं, x को रिप्लेस कर रहा हूं 2 से, 2 स्क्वायर इज 4। लुक एट हियर, जब x की वैल्यू 2 रिप्लेस की, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे, तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 9 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27 एंड 3 10 जा 30। अब हमें यहीं पे देख के समझ में आ गया कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो जब x की वैल्यू 2 थी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई? 4। तो मीन्स 2 की क्या हो गई? 2 इमेजेस, द इमेज ऑफ 2 इज 4। तो यहाँ पे इमेज ऑफ 2 इज 4, तो इमेज 2 की 4 हो गई। एंड इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 थी तो 6 आया, फंक्शन 6 आया, सो इमेज ऑफ 2 इज, इमेज ऑफ 2 इज 6। तो अब आप देखेंगे जो 2 की जो दो इमेज हो गई है, एक इमेज हो गई है 6, एक इमेज हो गई है 4। सो अगर किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाती हैं, दो से ज्यादा इमेज हो जाती हैं, तो वो फंक्शन नहीं होता है। सो वी कैन से दैट नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। व्हाई? द रीजन इज बिकॉज 2 is having 2 images, 2 की दो इमेजेस हैं, कौन कौन? 4 and 6, so that's why it is not a function. So let me explain this with the help of the arrow diagram to you. Okay, let me explain this thing with the help of the arrow diagram to you, so then it is easy to understand. So x की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पे x है, इसके अंदर a के अंदर x है, और यहाँ पे fx है सेट b के अंदर। तो 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसकी वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे fx की वैल्यू 0 आ रही है, 1 आ रही है, 4 आ रही है, and it's coming out to be 6 9 12 15। all the other numbers are also there, but I am not writing it. और भी नंबर्स, इनके बीच वाले नंबर्स भी होंगे, but for the simplicity I am not writing it. ओके, सो अब देखिए, अब जब x 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है fx की? तो 0 का रिलेशन 0 से, 1 का 1 से, 2 का देखिए 2 का 4, 2 की इमेज होगी 4। अब इधर आ जाइए सेकंड केस में, 2 का 6, तो 2 की इमेज होगी, 2 का रिलेशन 6 के साथ भी होगा, राइट। एंड 3 का रिलेशन 9 के साथ, सिमिलरली 3 का रिलेशन 9, 4 का रिलेशन 12, इसी तरह से ये रिलेशन 5 का 15 एंड 9 का 27, सिमिलरली एंड 10 का 30। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट 2 से, यहाँ से 2 से 2 एरो जा रहे हैं, एलिमेंट 2 से 2 एरोज आने का मतलब है एलिमेंट 2 की 2 इमेज बन रही है। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए।
दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए, केवल एक सिंगल ही इमेज बननी चाहिए। सिंगल इमेज कैसे, जैसे 1 की सिंगल इमेज है, 0 की, 1 की सिंगल इमेज है, 3 की सिंगल इमेज है, 4 की सिंगल इमेज है। अगर किसी भी एक भी एलिमेंट की इमेज दो या दो से ज्यादा बन गई तो वो फंक्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें रीजन आपको समझ में आ रहा होगा व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। सो लाइक दिस यू कैन एक्सप्लेन इट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन हियर। fx is given, function is given in this question and we need to find this thing। ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए fx, लेट मी राइट दिस fx हियर। fx हमें गिवन है एक्स स्क्वायर। अगर इस फंक्शन में आपको जो हमें फाइंड करना है उसमें आप देखेंगे तो f1.1 की जरूरत है हमें और f1 की जरूरत पड़ रही है। सो उसको फाइंड कर लेते हैं पहले। हाउ टू फाइंड दिस f1.1 कैसे फाइंड होगा ये मैं बता देता हूं इधर। इट्स इजी टू फाइंड f1.1 एंड f1। सो हाउ टू फाइंड f1.1। सो x को आप 1.1 से रिप्लेस कर दीजिए गिवन फंक्शन में। तो 1.1 से लेफ्ट साइड में रिप्लेस किया तो राइट साइड में भी, तो 1.1 का स्क्वायर। f1 कैसे फाइंड करेंगे, x इज रिप्लेस बाय 1, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। नाउ लेट अस फाइंड दिस। जो हमें फाइंड करना है उसको फाइंड करते हैं। लुक एट दिस। अब हमें फाइंड करना है f1.1। f1.1 कितना आया हमारा, ये आया है हमारे पास, इट्स कम्स आउट टू बी 1.1 का होल स्क्वायर। यहीं पे मैंने रख दिया क्वेश्चन में। ठीक है, f1 कितना आया है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। ठीक है, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है ऊपर, तो 1.1 माइनस 1 ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर इज सेम 1.1 माइनस 1। तो मैंने इसको सोल्व नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए हैं। देन इट्स इक्वल टू 1.1 प्लस 1 कैन बी रिटन एज 2.1। सो द आंसर इन दिस केस इज 2.1, राइट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3 हियर। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका डोमेन हमें फाइंड करना है। व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होता है? डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू विच आर इन रिलेशन, जो रिलेशन में है। और वी कैन से दैट डोमेन मीन्स एक्स किसके अंदर होता है, सेट ए के अंदर। और वी कैन से दैट डोमेन मीन्स इट इज द वैल्यू, it is the numbers, it is the value of x, or we can say that it is the element of x, element of set a। जो set a के अंदर जो एलिमेंट आते हैं that is the domain। लेकिन कंडीशन ये है कि वो रिलेशन में होने चाहिए, कि डोमेन में केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लेते हैं, सेट ए के एलिमेंट होते हैं और केवल वही एलिमेंट लेते हैं जो रिलेशन के अंदर हैं, जिनका कोई रिलेशन बन रहा है। अगर किसी एलिमेंट का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो उसको डोमेन के अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। सो इफ यू लुक एट दिस फंक्शन हियर 2x प्लस 1, अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देता हूं मैं पहले। इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देता हूं। फैक्टराइज मीन्स स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर आएंगे, द फैक्टर ऑफ दिस वन इज एक्स स्क्वायर, 8 की जगह पे ब्रैकेट बनाएंगे, x प्लस 12, अंदर प्लस भरेंगे। अब ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको ऐड करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 12, तो इट इज 6 प्लस 2, राइट। सो देन एफ एक्स इज इक्वल टू, नोमिनेटर इज सेम and denominator is x square minus 6x minus 2x plus 12. Again the numerator is same and take x common, it can be written as x minus 6, x minus 6 और यहाँ पे minus 2. Then after that fx can be written as numerator same x square plus 2x plus 1 अपॉन x माइनस 6 एंड x माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप एक चीज यहां पे देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 6 ले लेता हूं, सो व्हाट विल हैपन इफ x इज इक्वल टू 6, तो फंक्शन विल बिकम, फंक्शन डिनोमिनेटर विल बिकम 6 माइनस 6, इट बिकम 0। फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा इस केस में, अनडिफाइंड। नोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नोमिनेटर सेम है। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, नोमिनेटर तो सेम रहेगा
और फंक्शन यहाँ पे 2 लूंगा अगर इसको मैं, तो 2 - 2 इसकी वजह से ये इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमें अब यहाँ पे ये हमने देखा, x को 6 नहीं लेना, हमें x को 2 नहीं लेना, और कुछ भी आप नंबर रख सकते हैं इसमें, तो उसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन हैविंग सम रियल वैल्यूज। सो द डोमेन इन दिस केस, सो वी कैन से दैट, तो डोमेन होगा रियल नंबर। तो डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन माइनस 2 नहीं होना चाहिए। 2,6 का करली ब्रैकेट, एक ये मैंने सेट बना दिया है, तो 2 और 6 नहीं होना चाहिए, उसको मैंने माइनस से डिनोट किया है। ठीक है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं। एफ एक्स हर एक एक्स की हर एक वैल्यू पे डिफाइन है, केवल 2 और 6 को छोड़ के। तो एफ एक्स, तो हम लोग x को क्या ले सकते हैं, x मतलब डोमेन, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। बट किसको नहीं लेना, 2 और 6 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर 2 या 6 लेते हैं तो उसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, राइट। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। सो द डोमेन इन दिस केस यू कैन राइट लाइक दिस। सो डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर except 2 and 6, right? I hope this question is clear to you. Now look at this question number 4 here. Find the domain and range of the real function f defined by fx equal to root x minus 1. So इस क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करनी है, एक डोमेन और एक रेंज। ठीक है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, रेंज का मतलब fx की वैल्यू, और ये डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, अनडिफाइंड ना हो। और यहाँ पे रियल फंक्शन बोला है तो रियल होनी चाहिए, राइट। चेक करते हैं, फंक्शन हमें गिवन है, एफ एक्स इज गिवन हियर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स को अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 0, तो देखिए फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन विल बिकम रूट ऑफ 0 - 1 रूट ऑफ -1। रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स आ गया तो ये हो जाता है, दैट नंबर इज कॉल्ड एज नॉन रियल नंबर। तो ये फंक्शन तो रियल नहीं आया, हमें तो रियल फंक्शन बनाना है, यहाँ पे रियल फंक्शन बोला है इन्होंने। ठीक है, तो अब x को लेके देखता हूं यहाँ पे 1। ठीक है, तो फंक्शन क्या आएगा 1 पे, ये आएगा 1, x को रिप्लेस किया 1 - 1। आई एम यूजिंग दिस फंक्शन, एफ एक्स फाइंड करने के लिए मैं इस फंक्शन को यूज कर रहा हूं, दिस वन। ठीक है, तो ये क्या आएगा, रूट 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 तो रियल नंबर है, डिफाइन है। x को अगर 2 लें तो एफ एक्स क्या आएगा इस केस में, एफ एक्स आएगा 2 - 1। सो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x को अगर 3 लें तो फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 1, इट्स इक्वल टू रूट 2। तो ये सारे तो रियल नंबर आ रहे हैं, ये भी रियल नंबर आ रहा है, ये भी रियल नंबर है, रूट 2 इज ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है, सो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक जनरल एनालाइज किया, तो 0 को नहीं लेना, 0 से नॉन रियल हो रहा है। और अगर 0 से बड़ी वैल्यू, कुछ भी बड़ी वैल्यू लेते हैं आप, जैसे 0.1, 0.2 और 1 तक, उन पे भी सब पे नेगेटिव आएगा। सो मिनिमम x की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, आप इसको अगर ट्राई करें माइनस, अगर आप माइनस में नंबर लेते हैं, सपोज x को -1 लिया आपने, तो उस केस में फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन आएगा उस केस में -1 माइनस रूट 2। ठीक है, माइनस रूट 2 कैसा नंबर है, नॉन रियल। सो एक तो हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं, उससे फंक्शन क्या हो जा रहा है, नॉन रियल हो जा रहा है। ठीक है, और एक हमें 0 भी नहीं लेना है, उससे भी नॉन रियल हो जा रहा है। तो अगर हम लोग डोमेन की बात करें, अभी डोमेन इस केस में हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हमें x की जो वैल्यूज हैं वो हम लोग 1 ले सकते हैं या 1 से बड़ी। सो डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1 से कितनी भी बड़ी हो, इनफाइनाइट तक आप ले सकते हैं। सो यू कैन, दिस इज द डोमेन, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो इन अ डिफरेंट वे। इसको दूसरे वे में आप अगर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो 1 से लेके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए ओपन ब्रैकेट और 1 के लिए क्लोज ब्रैकेट। क्लोज इसलिए लिया क्योंकि 1 को भी इंक्लूड करना है। सो दिस इज द डोमेन, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट होता है रेंज। रेंज मतलब होता है एफ एक्स की वैल्यू। तो डोमेन की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0। जैसे हम लोग डोमेन को 2 लेते हैं तो एफ एक्स क्या हो जाता है, 1, 3 लेते हैं तो रूट 2, बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह से इसकी मैं रेंज को डिफाइन कर सकता हूं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस, एफ एक्स की जो वैल्यूज हैं, एफ एक्स की वैल्यूज को रेंज बोलते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट रेंज इन दिस केस,
किसके इक्वल होगी मिनिमम वैल्यू रेंज की? जीरो। जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल और लेस देन इनफाइनाइट। तो ये भी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी ऐसे ऐसे ये बढ़ेगा, तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेस देन इनफाइनाइट। सो डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं रेंज को। रेंज कैन, और वी कैन राइट, वी कैन से दैट इट इज फ्रॉम जीरो से क्लोज ब्रैकेट इनफाइनाइट तक ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज द आंसर for this question. I hope this question is clear to you, how to find out the domain and range. So like this we can find out the domain and range of any function, right? Now look at this question number 5 here, the same question here. इसमें भी हमें डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, रियल फंक्शन है एंड फंक्शन इज गिवन fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 1। सो फंक्शन गिवन है मोड x माइनस 1। तो कुछ वैल्यूज पे रैंडमली पहले चेक कर लेते हैं, रैंडमली फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि 0 पे फाइंड कर लेते हैं, 1 पे फाइंड कर लेते हैं, -1 पे फाइंड कर लेते हैं, -2 पे फाइंड कर लेते हैं, 3 पे फाइंड कर लेते हैं, -3 पे फाइंड कर लेते हैं। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आने वाली है। ठीक है, एक्स को रिप्लेस करूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं केवल ब्रैकेट्स लिख रहा हूं। I write it -1, -1, -1, -1. Now I am going to find out at different values of x. I am going to find out the value of fx. x के different values पे fx की वैल्यू फाइंड करता हूँ। x क्या होगा यहाँ पे? x is called as domain and range क्या होगा? fx। रियल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन देखो अगर मैं x को रिप्लेस करूं 0 से तो क्या होगा? इधर भी राइट साइड में भी 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा। 0 - 1 इज -1 का मोड। तो मॉडुलस फंक्शन है, इट कम्स आउट टू बी 1। So these modulus functions we have already discussed in the previous class, right? अगर 1 पे देखिए 1 - 1 इक्वल टू 0। अगर -1 लेते हैं तो -1 मैंने लिया है यहाँ पे, -1 - 1 कम्स आउट टू बी -2 का मोड, और -2 का मोड क्या होगा? 2, राइट? अब 2 लेता हूं, 2 - 1 is 1, the mode of 1, mode of 1 is equal to 1। Suppose -2 लेते हैं, if I take -2 - 1 is -3, and what is the mode of -3 is 3। Suppose 3 लेते हैं, 3 - 1 is equal to 2, और 2 का मोड 2 आएगा। तो यहाँ पे आप एक एनालाइज कर पा रहे होंगे, अगर 1 लेता हूं तो 0 आता है, -1 लेता हूं तो 2 आता है, तो नेगेटिव वैल्यू उसके लिए बढ़ रहा है। 2 लेता हूं तो 1 आता है, और -2 लेता हूं तो 3 आता है, 3 लेता हूं तो 2 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे -3 ले लूं इसको, x को -3, so what will happen in that case? So -3 - 1 is equal to -4 का मोड is equal to 4। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने इसमें एक चीज एनालाइज की है कि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो fx की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है fx की? fx की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। 0 से छोटा तो कोई पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, राइट? किसकी वैल्यू? fx की। ठीक है, और x को क्या ले सकते हैं हम लोग? x को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। सो डोमेन, x को कुछ भी लो तो फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। तो डोमेन इज रियल नंबर हियर, एंड रेंज इन दिस केस इज, रेंज क्या होगी? रेंज हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, देखो। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी रेंज की? 0। तो मिनिमम 0 आई है, फिर 1 आया है, फिर 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 2 आया है, फिर 4 आया है। तो 0 से लेके और ऐसे बढ़ती चली जाएंगी वैल्यूज, 0 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यूज आएंगी, राइट? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। सो 0 इंक्लूड होगा, यस, क्लोज ब्रैकेट, एंड दिस इज ओपन ब्रैकेट। So this is the answer for this question. I hope this question is clear to you. Now look at this question number 6 here. In this question, let f is given, function is given x and this thing, and x belongs to R, be a function from R to R, R into R, determine the range। तो रेंज हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली ये जो चीजें रिप्रेजेंट कर रखी हैं यहाँ पे, तो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे x² 1 + x²। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है x की जो वैल्यू है यहाँ पे, x की वैल्यू पे ये fx होगा, राइट? तो बेसिकली दिस इज fx इज गिवन हियर इन दिस, इट इज x² अपॉन 1 + x²। So this is fx, right? At this value of x, fx is this, right?
ये सेट ए के एलिमेंट में अगर x है तो सेट बी के एलिमेंट में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसमें हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, और वी कैन से दैट द एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर इन रिलेशन, सेट बी के एलिमेंट जो रिलेशन में हो। let us try to understand it with the help of Venn diagram. Look at this Venn diagram here. Suppose this is set A and this is set B, right? सेट ए के अंदर भी रियल नंबर उन्होंने बोला है 0, 1, 2, 3, 4 और पॉइंट्स में भी होंगे like this, and here it is -1, -2 and so on. Here also 0, 1, 2 and so on, and -1, -2 and -3 and so on. So this is the value of x inside this, and inside this fx it is fx, सेट b के अंदर fx है। अब आप fx को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, if you look at the fx here, so if I put x equal to 0, let us take some values here, कुछ values ले लेते हैं randomly और उससे fx की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर मैं लेट कर दूं x को 0, x को ले लेता हूं 1, x को ले लेता हूं 2, x को ले लेता हूं -1, x को ले लेता हूं -2, सो वैल्यूज चेक करते हैं क्या वैल्यूज आती हैं fx की। सो व्हाट इज fx when x is 0? x को अगर आप 0 रखेंगे, सो व्हाट इज द fx इन दिस केस? 0 स्क्वायर अपॉन 1, इट्स बिकम 0, राइट। एंड व्हेन x is 1, तब 1 लेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। व्हेन इट इज 2, 2 लेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 2 2 जा 4/5, right? And when it is -1, again it is 4/5 because -1 square is 1. When it is -2, fx कितना आएगा? It's 4/5. And when x is -3, जब x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, एक बार -3 ले लेते हैं, तो आप देखेंगे -3 पे और 3 पे क्या आएगा? fx कितना आएगा? When it is 3, 3 3 जा 9 और नीचे 10, और जब -3 होगा then also it is 9/10, right? Let me draw this arrow diagram. 0 का रिलेशन 0 से, ठीक है। 1 का रिलेशन 1/2 से, तो 1/2 यहां पे लाई करेगा। इनको नंबर्स को ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा नीचे पॉइंट में भी होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 1/2 और 2 का 4/5, थोड़ा बड़ा होता है। 1/2 मतलब 0.5 और इट्स मीन 0.8, और 3 पे 9/10, 9/10 मीन्स 0.9, ठीक है। और -1 पे कितना आ रहा है? जब x -1 है तो fx इज 4/5, तो अगेन इट्स दिस वन। -2 पे अगेन इट्स -2 पे आएगा, सॉरी -2 पे 4/5 आएगा, और -1 पे कितना आ रहा है? I have done a mistake here. 1/2. I have done a mistake here. If it is -1, then it's not 4/5, it's 1/2, right? So -1 पे आएगा 1/2, it's, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, ओके। सो -1 से एरो आएगा, -1 से एरो आएगा -1/2 पे, -2 से एरो आएगा 4/5 पे, राइट। और -3 होता है यहाँ पे, तो -3 से आएगा 9/10, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है हमें। तो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें जो fx की जो वैल्यूज आ रही हैं, तो नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ रही है। सो दिस fx इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक चीज दिखाई देगी आपको, क्योंकि x² यूज हुआ है, x² यूज हुआ है और +1, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वी कैन कंक्लूड दैट इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, हमें फाइंड करनी है रेंज, ठीक है। रेंज हो सकती है, रेंज मिनिमम इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ये चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक चीज हमें यहाँ पे ये और दिखाई दे रही है,
देखो जीरो के बाद 0.5 आया, 0.8 होगी, 0.9 होगी। एक आप यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दी होगी कॉमन पैटर्न में, इसमें डिनोमिनेटर देखो 1/2 का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें देखो 4/5 डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, 1/2 डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, और ये 9/10, 9/10। तो अब देखो अगर नोमिनेटर एक्स स्क्वायर की कुछ वैल्यू है तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा आएगा। सो क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक ज्यादा होगा ये हमेशा, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नोमिनेटर एक्स स्क्वायर है। तो जैसे यहाँ पे देखो आप x इक्वल टू 1 के लिए नोमिनेटर अगर 1 होता है तो डिनोमिनेटर 2 होता है, एक ज्यादा होता है। x इक्वल टू 3 के लिए अगर ये 9 होता है तो नीचे 10 होता है। एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि हम लोग जल्दी जल्दी में इसको डॉट 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 करके ये इनफाइनाइट तक ना लिख दें, तो रेंज इनफाइनाइट तक ना लिख दें हम लोग। अब इसकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा ऑलवेज, तो वो नंबर, कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो नंबर 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इफ द टू थिंग्स आर इक्वल तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। लेकिन इस केस में ये 1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा और 1 के इक्वल भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? ये 1 आ सकती है जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इक्वल हो। लेकिन इस केस में 1 भी नहीं हो सकता है, तो ये लेस देन 1 लेंगे, 1 से छोटी वैल्यूज तक, राइट। तो आप देख रहे हैं 0, 0.5, 0.8, 0.9 और भी वैल्यूज आएंगी, तो 1 को टच नहीं करेगा। सो यहाँ पे हमने ये वाला साइन लगाया। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, रेंज इज इक्वल टू 0,1, राइट, ब्रैकेट लगाएंगे, 0 को इंक्लूड कराएंगे और 1 को open bracket, like this we represent it, right? I hope this question is clear to you. So this is a range. So in the exam paper what you have to do, you do not need to write all that things. So I have write all that things to explain this question. तो आपको क्या लिखना है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको ये बताना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो इसका मतलब रेंज की जो वैल्यू है 0 से लेके 1 तक जाएगी। तो यू हैव टू राइट ओनली दिस पार्ट इन द एग्जामिनेशन, राइट। So now let's move to the next question. Look at this question number 7 here. Let f comma g r tends to r be defined. r से r का फंक्शन है, डिफाइन है फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस 1 है और जी एक्स है 2x प्लस 2x माइनस 3। फाइंड करना है हमें एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी। ये हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन जब पढ़ रहे थे, ये चीजें हमने सीखी थी कैसे फाइंड करते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एफ एक्स गिवन है, यहाँ पे लिख लेता हूं, एफ एक्स इज गिवन एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज गिवन, इट्स गिवन 2x माइनस 3, राइट। अब इस क्वेश्चन में अब देखिए एफ प्लस जी फाइंड करना है, राइट। द फर्स्ट थिंग इज एफ प्लस जी। इसको फाइंड कर लेता हूं एक्स पे, एक एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे। तो हमने देखा था ये कैसे ब्रेक होता था, एक्स एफ के साथ चला जाएगा, एफ एक्स और जी एक्स। तो सिंपली हमें सम करना है दोनों फंक्शन का। तो सम क्या आएगा? एफ एक्स गिवन है एक्स प्लस 1 और 2x माइनस 3 का सम करना है इसमें बेसिकली। तो x और 2x हो जाएगा 3x और माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, राइट। लुक एट दिस सेकंड पार्ट हियर। इन द सेकंड पार्ट f माइनस जी फाइंड करना है, तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन करना है दोनों फंक्शन का। तो x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, इसको लिख लेता हूं यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये माइनस किया इसमें से, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। x प्लस 1 में से 2x माइनस 3 को माइनस करना है, देन इट कम्स आउट टू बी x माइनस 2x माइनस x और प्लस 1 एंड प्लस 3 विल बिकम 4। इट कैन बी रिटन एज माइनस x प्लस 4, राइट। लुक एट दिस थर्ड पार्ट हियर। थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको फाइंड करना है f अपॉन जी, x ले लेता हूं इसके साथ, f अपॉन जी x, राइट। तो इसमें क्या करना है? सिंपली डिवाइड, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड। सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस इज, एफ एक्स है हमारे पास एक्स प्लस 1, तो लीनियर फंक्शन है, सेम पावर है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे 2x बाय 3। सो लाइक दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 8 हियर।
लेट f1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 एक फंक्शन गिवन है. लेट मी रिप्रेजेंट दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ, आगे देखते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करता हूं. बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर का इंटीजर से फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी. तो इसको रिप्रेजेंट करूं अगर मैं यहाँ पे वेन डायग्राम से, सॉरी एरो डायग्राम से, तो ये फंक्शन ए है, ये सेट बी है, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, 0 -1 1 2 -2 इंटीजर्स हैं, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 -1 -2 -3. तो रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या दे रखा है, 1 का किससे, 1 से. सो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 3 से, 2 का रिलेशन 3 से, 0 का रिलेशन -1 से, -1 का रिलेशन -3 से. तो ये रिलेशन दे रखे हैं, राइट. ये इसका इससे रिलेशन है, तो ये फंक्शन बन गया इंटीजर से इंटीजर. फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज ए एक्स प्लस बी. ठीक है. अब देखिए, अगर x की वैल्यू ये x है और इसके अंदर क्या है, एफ एक्स है. अगर x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, व्हाट इज एफ एक्स. 0 का देखिए किसके साथ है, -1. तो अगर x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू -1 है. ठीक है. ये कहां से मिला हमें, फंक्शन से, राइट. पुट कर दीजिए गिवन एक्सप्रेशन में, जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे पुट कर दीजिए. ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. एफ एक्स को लिया -1, एक्स को लिया 0 प्लस बी. तो बी कितना आ गया, बी इक्वल टू -1. ठीक है, बी -1 आ गया. एक वैल्यू और ले लेते हैं. अगर x की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू आप फंक्शन से देखेंगे तो क्या है, इफ x इज 1 व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 1. देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ, तो x1 एफ एक्स 1, राइट. इसको पुट कर दीजिए गिवन एक्सप्रेशन में. यहाँ पे तो एफ एक्स की जगह पे 1, ए की जगह पे फाइंड करना है, एक्स की जगह पे 1 रखना है, और बी कितना आया था हमारे पास, बी इज इक्वल टू -1. तो बी को रखा -1, राइट. ए फाइंड आउट हो गया यहां से, -1 को उधर ले जाइए, द वैल्यू ऑफ ए इज 2. सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी. सो मैंने दो वैल्यूज यूज की हैं यहाँ पे. जीरो वाली फंक्शन की जीरो वाली वैल्यूज को आप यूज करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा. बी की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है. अदरवाइज यू कैन यूज 1, 1, 2, 3 ऑल्सो. Then you get the two equations. Then you can solve it and get the value of a and b. I hope this question is clear to you. Now look at this question number 9 here. Let R be a relation from n to n defined by R is equal to a comma b. एक फंक्शन दे रखा है a is equal to b square. रिलेशन है ए बी क्या है, नेचुरल नंबर्स. और रिलेशन क्या है, ए किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के. आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये ट्रू है, आर द फॉलोइंग नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ वेन एरो डायग्राम फॉर दिस. ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. एरो डायग्राम, सपोज यहाँ पे ये ए है, इसके अंदर वैल्यूज ए है, रिलेशन है, सपोज ये सेट ए ले लेता हूँ इसको, और इसको सेट बी. तो यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का रिलेशन गिवन है n टू n, राइट. सो इसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स लिख लेता हूँ. 0, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. एंड हियर आल्सो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. अब देखिए आप रिलेशन क्या है, रिलेशन ए का बी के स्क्वायर के साथ रिलेशन है. तो इसके अंदर ए लिखे हुए हैं और इसके अंदर बी है. तो रिलेशन क्या है, ए कोमा बी, एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट. अब देखिएगा आप यहाँ पे रिलेशन दे रखा है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो अगर ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं, इफ ए इज 1, सो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 के साथ ही होगा. 1 के साथ ही होगा, राइट. 1 is related with 1. And if it is 2,
2 is related with 4. Why? Because if, okay, no, ए बी, यहां से अगर मैं b की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, सो b इज इक्वल टू, इन दिस केस इट्स बिकम रूट ए, सो जो b की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ b इज रूट ऑफ ए, राइट, सो b की वैल्यू होगी रूट ए, तो यहां पे a है और यहां पे b है, ठीक है। अब a को अगर मैं 2 लेता हूं, सो व्हाट इज b? b इज रूट 2 एंड रूट 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो वो हम लोग नहीं लेंगे। अब इसको लेता हूं, 2 का कोई रिलेशन नहीं बनाया, 3 का 3 का अगर रखेंगे तो इट्स बिकम रूट 3, और रूट 3 हमारे पास, इसको लिख देता हूं, अगर मैं a को लेता हूं 2 तो b आता है रूट 2, तो रूट 2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो b अवेलेबल ही नहीं है, b 1 के बाद हमारे पास सीधा 2 है। a को अगर लेता हूं 3 तो b आता है इस रिलेशन से रूट 3, रूट 3 भी अवेलेबल नहीं है, नेचुरल नंबर है वहां पे, तो 3 का भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। a अगर लेता हूं 4 तो b आता है रूट 4, रूट 4 मीन्स प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन हम लोग प्लस 2 ही लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर्स अवेलेबल है, माइनस 2 है नहीं, तो 4 का रिलेशन बन गया है, तो 4 इज रिलेटेड विद 2, लाइक दिस 5 का नहीं बनेगा, 6 का नहीं बनेगा, 7 का नहीं बनेगा, तो 9 आएगा, 9 is related with 3, right? I hope this relation is clear to you, how this relation is forming here. Now come to the question, look at this first part. A comma A belongs to R, for all A belongs to natural number. A comma A belongs to R का मतलब ये है, अब रिलेशन के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, रिलेशन को लिख लेते हैं। देखिए रिलेशन होगा 1 कोमा 1, 4 कोमा 2, 9 कोमा 3 एंड 16 कोमा 4 एंड सो ऑन, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे ऐसे रिलेशन चलता जाएगा। अब ये देखिए a कोमा a का मतलब है सेम एलिमेंट का रिलेशन के अंदर है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, तो 1 के लिए तो है 1 कोमा 1 है, क्या 2 कोमा 2 है? नहीं है। 3 कोमा 3 है? नहीं है। 4 कोमा 4 है? नहीं है। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये रिलेशन कंडीशन a कोमा a सेटिस्फाई नहीं कर रही है, राइट। लुक एट दिस सेकंड पार्ट, a कोमा b बिलोंग्स टू r, अगर a कोमा b बिलोंग करता है r को, तो इंप्लाइज दैट, तो क्या b कोमा a भी r को बिलोंग करेगा? इसका मतलब ये है जैसे 4 कोमा 2 रिलेशन के अंदर है, 4 कोमा 2 रिलेशन के अंदर है, तो क्या 2 कोमा 4 भी रिलेशन के अंदर होगा? इट्स फॉल्स, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये 2 आएगा, तो 2 कोमा 4 नहीं आएगा। 9 है, 9 कोमा 3 है, तो क्या 3 कोमा 9 भी आएगा रिलेशन के अंदर? 3 कोमा 9 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस 3 की तो कोई इमेज बन ही नहीं रही है, सो इट्स फॉल्स, राइट। a comma b belongs to r and b comma c belongs to r implies that a comma c belongs to r. Let us check it. ये कहता है a comma b अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, राइट, और b comma c रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो क्या b comma c यहाँ पे कोई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? जैसे कि 1 comma 1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, राइट। लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट। जैसे 1 comma 1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो क्या कोई दूसरा एलिमेंट ये 1 से खत्म हुआ? जैसे उन्होंने दिया है a कोमा b अगर बिलोंग करता है, b कोमा c बिलोंग करता है, तो a कोमा c को भी बिलोंग करता चाहिए। क्या ऐसा है? ये हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 1 कोमा 1 है, ठीक है, तो b देखो आप, b यहाँ पे 1 है, तो ये b से खत्म हुआ, ये वाला b से शुरू हुआ, तो यहाँ कोई 1 से कोई शुरू होगा एलिमेंट? 1 से कोई एलिमेंट दूसरा शुरू होगा? 1 से कोई दूसरा एलिमेंट शुरू ही नहीं होगा। ये देखो 2 पे खत्म हुआ है, तो क्या 2 से कोई एलिमेंट शुरू होगा? नहीं शुरू होगा, 2 से कोई एलिमेंट शुरू ही नहीं हो रहा है। एंड इफ यू लुक एट दिस हियर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 3 पे है, तो 3 से कोई भी एलिमेंट शुरू नहीं हो रहा है दूसरा। देखो ये 4 पे एंड हुआ है, राइट, और ये देखो ये वाला सेकंड एलिमेंट 4 से शुरू हुआ है, ये कंडीशन बन रही है। लेट अस राइट दिस एग्जांपल हियर। इस कंडीशन, ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे, इस कंडीशंस को लिखता हूं, तो देखो 16,4 रिलेशन के अंदर है, 16,4 बिलोंग्स टू R, राइट, एंड 4,2 बिलोंग्स टू R।
तो यहाँ पे देखिएगा, इसको समझेंगे अगर आप, a है 16, b है 4, b है 4 और c है 2, अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है ए सी, ए कितना है, ए कितना है, देखो 16, ए है 16, b कितना है 4, तो क्या 16,4 रिलेशन के अंदर आएगा? क्या 16 की जो इमेज होगी क्या वो 4 होगी? नो, ऐसा नहीं होगा। 16 की 4, व्हेन a is 16 देन b इज, सॉरी 16,2 लेना चाहिए मुझे यहाँ पे, c is 2, ये गलती लिख दिया मैंने, लेट मी करेक्ट इट, 16,2। क्या 16 की इमेज, ये 4 तो करेक्ट है, 4 तो आ रही है 16 की इमेज, क्या 16 की इमेज 2 होगी कभी? 16 की इमेज 2 नहीं होगी, दिस इज नॉट राइट। 16 की इमेज क्या होगी? 16 की इमेज होगी 4, so 16,2 does not belongs to R, right? So what is this expression? I hope this is little bit clear to you. So this expression is also false, right? So this expression is also false. I hope this question is clear to you. So in detail we will discuss this question in 12th class. In 12th class we will discuss in detail this question. So basically these conditions are given, that is the chapter number 1 in 12th class. So this is a type of relation and it is called as, this first one is called as reflexive, ये condition है relation की, and this second one is called as symmetric and this third one is called as transitive. So this is the type of relation, और जो यहाँ पे जो relation है ये ना reflexive है, ना symmetric है, ना transitive है. I hope this question is clear to you all. Now if you look at this question number 10 here, let A is given here, B is given, set A, set B is given and the function is given, right? Are the following true? Okay, let me draw the arrow diagram for this to understand it, what is happening here. Suppose it is A, it is B, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके अंदर एलिमेंट है 1 5 9 11 15 एंड 16. फंक्शन इज गिवन हियर, फंक्शन भी गिवन है, देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 का रिलेशन है 5 के साथ, सो 1 का रिलेशन है 5 के साथ फंक्शन में, 2 इज रिलेटेड विद 9, 3 is related with 1, right? 4 is related with 5, okay, 4 is related with 5 and 2 is related with 11, 2 is related with 11, right? Look at this first part here. In the first part they ask that, so this is the arrow diagram, so this is the arrow diagram, f is a relation from A to B, so is it true or no, false? Yes, it's true, relation है, रिलेशन 1 2 3 4 का रिलेशन बन रहे हैं, yes it is a relation. f is a function from A to B, so is it a function? So we need to check, every element having must have only one and one image. फंक्शन के लिए 1 की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक इमेज का मतलब है 1 से केवल एक ही एरो जाना चाहिए, yes एक एरो जा रहा है, 2 से देखो 2 से 2 एरो जा रहे हैं, 2 is having the image 9 and 11, so it is not a function. No, why it is not a function? The reason is, why क्यों नहीं है? बिकॉज एलिमेंट 2 हैविंग मोर देन वन इमेज, एक इमेज से ज्यादा उसकी इमेज है, तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है केवल एक ही एक इमेज होनी चाहिए, सो मोर देन वन इमेज 9 and 11, so that's why it is not a function, right? I hope this question is clear to you. So it is a relation, yes. It is a function, no. The reason is because every element do not have only one and one image. Now let's move to the next question. Look at this question number 11 here. Let f be the subset of z into z defined by f is equal to ab, a plus b, a and b belongs to the integers. Is f a function from z to z? Justify your answer. तो f function है या नहीं है ये हमें जस्टिफाई करना है, राइट? लुक एट दिस, इट इज रिटन हियर f इज इक्वल टू लाइक दिस, a कोमा b, सॉरी a b, a मल्टीप्लाइड विद b एंड a प्लस b, और a और b क्या है? a और b हमारे पास व्हाट इज a एंड b? इंटीजर्स हैं. तो देखिएगा, अगर ये इसको एक एग्जांपल लेते हैं, अगर a हो गया 0 और b हो गया 0, ठीक है, a एंड b 0 है, तो
तो हमें चेक करना है क्या ये इंटीजर आएगा, तो ये फंक्शन कब होगा, व्हेन इट इज हैविंग ओनली वन एंड वन इमेज, राइट, अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन। सो देखिएगा अगर ये जीरो ले लिए मैंने तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा जीरो। अगर इसको ले लिया जीरो, इसको ले लिया वन, तो ए प्लस बी कितना आएगा, जीरो, राइट, जीरो, सॉरी, ए प्लस बी इज वन इन दिस केस। अगर इसको ले लेता हूं वन, इसको ले लेता हूं जीरो, सो व्हाट इज ए प्लस बी, इट्स वन। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊं अगर आपको, ऐसे एरो डायग्राम बना के, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर जीरो है, ए और बी की वैल्यू देखो, ये ए बी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ए इंटू बी, और इसके अंदर आ रहा है ए प्लस बी, तो इस तरह से फंक्शन बन रहा है, ठीक है। ए डॉट बी जीरो है, तो जीरो का देखो ए प्लस बी कितना आ रहा है, जीरो आ सकता है, और जीरो का ए प्लस बी, अगर ए जीरो है और बी जीरो है तो ए डॉट बी तो जीरो ही होगा इस केस में। इस केस में भी ए डॉट बी जीरो होगा, इस केस में भी ए डॉट बी जीरो होगा। तो जीरो के लिए देखो, जीरो के लिए वन भी आ रहा है, जीरो के लिए वन भी आ रहा है, जीरो के लिए अगेन इट्स कमिंग वन। सो देखो दिस एलिमेंट जीरो हैविंग हाउ मेनी इमेजेस, दिस एलिमेंट जीरो इज हैविंग टू इमेजेस, यहाँ पे दो इमेज आ रही हैं, और ज्यादा भी आ सकती हैं। अगर मैं ए को ले लूं, यहाँ पे देखिए ए को ले लिया मैंने टू और बी को ले लिया जीरो, सो देन व्हाट इज द इमेज, व्हाट इज दिस, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी इज टू इन दिस केस, ये टू आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो की इमेज क्या आ सकती है, जीरो की इमेज टू भी आ सकती है। तो इज इट फंक्शन, यस और नो, zero image is 2. So one element having more than one images. So no, it's not a function. And justification क्या देंगे, justification यही देंगे, this is the justification, क्योंकि जीरो की इमेज बन रही है 0 1 2, right, it's not a function. I hope this question is clear to you. Now let's move to this question number 12. If you look at this question 12 here, let a is given and let a tends to n, इधर सेट a है और इधर नेचुरल नंबर्स हैं, डिफाइंड बाय fn is equal to the highest prime factor of n, find the range of f. So let me draw arrow diagram for this to understand it in a better way. So look at this arrow diagram here, यहाँ पे a है और यहाँ पे n है। a का रिलेशन, a का फंक्शन किससे है, फंक्शन a का n से है। तो a के अंदर क्या है, 9 10 11 12 और 13। n के अंदर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लुक एट दिस फंक्शन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन fn क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। सो यहाँ पे n है, इसके अंदर स्मॉल n, और यहाँ पे fn आएगा, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो 3 9, अगर आप 9 का रिलेशन बनाना चाहेंगे तो 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 1। सो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3, तो 9 का किससे बनेगा, 3 से, राइट। देखिए 10 का रिलेशन बनाना चाहेंगे तो 10 के फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 5, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5, तो 10 का रिलेशन किससे होगा, 5 से, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर की बोल रहे हैं वहां पे। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 1 इंटू 11, दो फैक्टर आ रहे हैं, 1 आ रहा है 11 आ रहा है, तो हाईएस्ट 11 आ रहा है। सो 11 का किससे होगा रिलेशन, 11 से, राइट। 12 का किससे होगा, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 2 3, 2 टू द 4 3 द 12, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, तो इसका जाएगा यहाँ से 12 का ये एरो हटाना पड़ेगा मुझे, नीचे नहीं जाएगा, 12 का जो प्राइम फैक्टर जाएगा वो जाएगा 3। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज 3, राइट। ऐसे 13 का जाएगा 13। सो लुक एट दिस, हमें फाइंड क्या करना है, रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट बी के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट जो रिलेशन में हो। तो कौन कौन से एलिमेंट सेट बी के रिलेशन में है, तो देखिए ये 3 रिलेशन में है, ये 5 रिलेशन में है, 11 एंड 13। सो व्हाट इज द रेंज इन दिस केस, सो वी कैन से दैट रेंज इज इक्वल टू 3, 5, 11, 13, right. So I hope this question is clear to you. So it's all about this exercise, miscellaneous exercise of this chapter 2. So I hope you understood the questions we have discussed in this exercise.